हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे। और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 10 फॉर क्लास 11। हमारी जो पिछली वीडियो थी वीडियो नंबर 9, उसमें हम लोगों ने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे पहला था फुल डिस्क्लोजर, सेकंड था मटेरियलिटी और थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। आज हम लोग उसी के आगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो आज का अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी हम लोग कोई भी एसेट खरीदेंगे, जब भी हम लोग कुछ एसेट खरीदेंगे, चाहे आप मशीन खरीदो, प्लांट खरीदो, फर्नीचर, फिक्सचर्स, बिल्डिंग, चाहे आप व्हीकल्स खरीदो, टूल्स इक्विपमेंट्स खरीदो, कुछ भी एसेट की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही है। जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे तो एसेट को हम अपनी बुक्स में उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे जिस वैल्यू पे हमने उसे परचेज किया है, और उसकी मार्केट वैल्यू हमें काम की नहीं है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। जब हम लोग कोई भी हमारे पास एसेट है तो एसेट कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। अगर बिजनेस के पास कोई भी एसेट पड़ी हुई है, चाहे प्लांट हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, फिक्सचर्स हो, इक्विपमेंट्स हो, टूल्स हो, जो भी हो, जो भी एसेट बिजनेस के पास है, वो एसेट कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। दैट शुड बी रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। सिंपल सी चीज है, जो भी एसेट आपके पास है उसको आपको उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है जितने में आपने उसे खरीदा है। परचेज प्राइस पे एसेट रिकॉर्ड होगी, उसका मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये बोर्ड मैंने खरीदा था सर, बोर्ड जब खरीदा था 2000 रुपए का बोर्ड आया था। अब इसकी मार्केट वैल्यू भले ही 1500 है, 3500 है, 4000 कुछ भी हो, मैं इसको रिकॉर्ड कितने पे करूंगा, 2000 पे ही रिकॉर्ड करूंगा। कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 2000 पे। जितने में खरीदा था उतने पे ही ये बुक्स में दिखेगा। आई बात समझ में। देखिए क्या बोला है, एन एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द परचेज प्राइस। कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, परचेज प्राइस पे। दिस कॉस्ट विल बी द बेसिस फॉर ऑल द फर्दर अकाउंटिंग रिलेटेड टू दैट एसेट। और अब मुझे अगर मान लीजिए फ्यूचर में इस एसेट को बेचना है या इस पे डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी लगाना है, इस एसेट से रिलेटेड फ्यूचर में अगर मैं कुछ भी अकाउंटिंग करूंगा तो उसके लिए बेसिस क्या होगी, जो कॉस्ट मैंने पे करी थी, परचेज प्राइस 2000 में मैंने खरीदा था, 2000 पे रिकॉर्ड कर दिया, ये 2000 पे ही दिखेगा। फ्यूचर में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है इस एसेट से रिलेटेड, कुछ भी इवेंट होता है कोई भी इवेंट या कोई भी ट्रांजैक्शन होता है इस बोर्ड से रिलेटेड, तो उसके लिए वो 2000 रुपए जो मैंने परचेज प्राइस थी मेरी, वो मेरे लिए बेस बनेंगे। आई बात समझ में। फ्यूचर में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है इस बोर्ड से रिलेटेड तो उसके लिए बेस क्या चीज बनेगी, वो 2000 रुपए बेस बन जाएंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट, एसेट इज रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एंड नॉट एट द मार्केट प्राइस। और एसेट बुक्स में कौन सी वैल्यू पे शो होती है, जितने पे खरीदा उसमें से आपने जितना डेप्रिसिएशन लगा दिया है। डेप्रिसिएशन मतलब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितने वैल्यू कम हो चुकी होगी, कितना डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। तो मैंने मान लीजिए खरीदा 2000 में था, अभी तक इस पर 800 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है। मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो हम लोग आगे देखेंगे, पूरा एक चैप्टर है, मैंने आपको बताया था। मान लीजिए 2000 में खरीदा, 800 रुपए मैंने डेप्रिसिएशन लगाया इस पे, मेरे हिसाब से 800 कम हो गई, तो इसको कितने पे शो करूंगा मैं, 1200 पे। इसकी मार्केट वैल्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मार्केट में कितने का है ये। मार्केट में भले 3000 का हो जाए, 4000 का हो जाए या 500 का हो जाए, मैं किस पे शो करूंगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट। और अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, और मार्केट वैल्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं। आई बात समझ में। एसेट कौन सी वैल्यू पे शो होगी, एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, और वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस बनेगी फर्दर कोई भी अकाउंटिंग होगी एसेट की, तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, रिकॉर्ड करने होंगे, उसके लिए बेस क्या बनेगी, ये हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस बनेगी। आ गया सबको समझ में, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट, अगला देखिए बेटा, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल एक बार आपको ऊपर से समझा देता हूं, क्योंकि ये तब समझ में आएगा जब हम आगे वाले चैप्टर्स अच्छे से करेंगे। देखिए, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे आप गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, रेंट का पेमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हो, आप बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हो, आप बिजनेस से पैसा निकाल के ले जा रहे हो, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट जरूर होंगे। अकाउंटिंग क्या बोलता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बिजनेस में कोई भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, हर ट्रांजैक्शन के डबल एस्पेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट।
बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, डुअल एस्पेक्ट जरूर होंगे। पहला डेबिट बोलेंगे उसको, सेकंड को क्या बोलेंगे, क्रेडिट। और डेबिट की टोटल किसके इक्वल आनी चाहिए, क्रेडिट की इक्वल आनी चाहिए। टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। अब सर डेबिट और क्रेडिट क्या होता है वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी सिर्फ ये जान लीजिए कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनके दो एस्पेक्ट जरूर होंगे, एक का नाम डेबिट होगा, एक का नाम क्रेडिट होगा। और डेबिट की टोटल किसके बराबर आएगी, क्रेडिट के बराबर आएगी। देखिए क्या बोला है, एवरी ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट फॉर इक्वल अमाउंट। और दोनों के अमाउंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एवरी डेबिट एस्पेक्ट देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। कुछ डेबिट भी हुआ है तो उसके सामने उतने ही अमाउंट का क्रेडिट जरूर होगा। कोई आपको अगर डेबिट एस्पेक्ट दिखता है तो उसी एस्पेक्ट के सामने आपको क्रेडिट एस्पेक्ट भी जरूर मिलेगा सेम अमाउंट का। आई बात समझ में। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके सामने, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए बिजनेस और ओनर है, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। दुकान की तरफ से सोचना, दुकान की नजरों से सोचो, बिजनेस की नजर से सोचो। मान लीजिए ओनर ने 1 लाख रुपए लगाए, बिजनेस के पास दुकान है, हम बिजनेस है, हमारे पास क्या आया सर, हमारे पास रोकड़ा आया, कैश आया, हमारे पास रोकड़ा आया सर, कैश कितना आया, 1 लाख रुपए का रोकड़ा आया, 1 लाख रुपए कैश आया। ठीक है सर, 1 लाख रुपए कैश आ गया, कैश तो आया दुकान में, पर साथ के साथ मुझे ये भी पता है कि मुझे ओनर को पैसा देना है, ओनर को मुझे चुकाना पड़ेगा, ओनर के लिए लायबिलिटी आ गई, तो साथ में मेरे पास मुझे कैपिटल की लायबिलिटी भी आ गई। कैपिटल भी बढ़ गई मेरी कितनी, 1 लाख रुपए। दो एस्पेक्ट हो गए। दुकान के अंदर सामान तो आ रहा है, कैश आ रहा है, दुकान के अंदर कुछ तो आया, कैश आया, लिख दिया सर। पर सामने उस कैश, वो कैश आया क्यों, क्योंकि मैंने ओनर से पैसा मांगा या ओनर ने मेरे में पैसा लगाया। तो ओनर ने जो मुझे पैसा दिया है मुझे वो चुकाना भी पड़ेगा। तो ओनर ने जो मुझे पैसा दिया वो मेरे लिए क्या होगी, लायबिलिटी। तो 1 लाख रुपए तो आया, किसके बदले में आया, लायबिलिटी के बदले में। तो 1 लाख रुपए कैश और दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया, 1 लाख रुपए कैपिटल। अब इसमें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ये आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये जान लीजिए कि हर एक ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में होगा उसके दो एस्पेक्ट जरूर होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। और डेबिट की टोटल क्रेडिट की टोटल के बराबर आएगी। आई बात समझ में। एक बार फटाफट ये नोट डाउन करिए, आगे हम बात करते हैं। फर्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स में, लास्ट 2 प्रिंसिपल्स पे। वो है जिसमें सबसे पहला रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रूडेंस प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी, आप सभी लोगों को याद होगा। प्रूडेंस प्रिंसिपल में क्या बोला था, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब फ्यूचर में अगर कोई लॉस दिखता है तो उसे रिकॉर्ड कर दो, बट फ्यूचर में कोई इनकम दिख रही है तो उसे कतई रिकॉर्ड नहीं करना है। फ्यूचर में होता हुआ लॉस दिखता है तो आज ही रिकॉर्ड कर दो, बट फ्यूचर की इनकम अगर आपको दिखती है तो आपको इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो वहां पे सर इनकम के बारे में कुछ खास बोला नहीं था कि इनकम को कब रिकॉर्ड करना है, वहां ही नहीं बोला। तो उसी के लिए एक प्रिंसिपल बनाया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि सर इनकम को हम ये मान लेंगे कि हमें रियलाइज हो चुकी है तब जब 2 कंडीशन फुलफिल हो जाए। ध्यान से सुनना, हम कब मान लेंगे कि हमारी इनकम है, कोई भी अमाउंट हमारी इनकम है, हम कब मानेंगे। देखिए एक्सपेंस के लिए तो बोल दिया कि फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा है, आज ही अपना एक्सपेंस मान लो, बट इनकम के लिए क्या करें सर, कैसे माने कि हमारी इनकम है या नहीं है। उसके लिए क्या बोला कि पहली चीज ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए, और सेकंड चीज आपके पास में इनकम को रिसीव करने का राइट होना चाहिए। ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए, और सेकंड चीज कि आपको इनकम रिसीव करने का राइट होना चाहिए। अभी सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए सर आपका कोई कॉम्प्लेक्स, आपकी कोई बिल्डिंग है जो आपने रेंट पे दे रखी है, आपको हर महीने वहां से रेंट मिलता है, हर महीने की 30 तारीख को आपको रेंट मिल जाता है। सर एक कोई पर्सन है जिसको आपने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे रखी, आपने कोई शॉप रेंट पे दे रखी, उसने आपको 3 तारीख तक, 30 तारीख निकल गई, 3 दिन और निकल गए, उसने आपको रेंट नहीं दिया। समझना, रेंट आपकी इनकम होगी या नहीं होगी कैसे पता चलेगा। पहली चीज ट्रांजैक्शन हो चुका है क्या, हाँ सर ट्रांजैक्शन हो चुका है, 30 तारीख को रिसीव करना था, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो वो रेंट हमारा ड्यू हो गया है। सेकंड चीज, क्या आपको रेंट रिसीव करने का राइट है क्या, बिल्कुल है सर, हम लोगों को रेंट रिसीव करने का राइट है, क्योंकि 30th को हम लोगों को रेंट मिलना चाहिए था पर अभी तक नहीं मिला है। तो ध्यान से सुनना, पहली चीज ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए, रेंट रिसीव करने का राइट होना चाहिए। तो वो जो रेंट आपका बाकी है, जो नहीं आया है, हम उसे मानेंगे कि वो आपकी इनकम है,
और आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। इनकम को रिकॉर्ड करना एक अलग चीज है और इनकम को रिसीव करना एक अलग चीज है। पैसा आए नहीं आए वो बात की बात है, पर आपकी इनकम तो है। इनकम होने का मतलब आपकी कमाई है या नहीं है वो देखना है। हमारी कमाई कब होगी, कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमारे पास उसे रिसीव करने का राइट आएगा, उसी वक्त लिख दूंगा कि सर ये मेरी इनकम है। आए नहीं आए वो बात की बात है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सर वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे, कोई मान लीजिए कोई एक सिंगल स्टूडेंट है, उसने क्या किया पूरे साल भर कोचिंग ली, बट किसी रीजन की वजह से उसने हर बार डिले किया कि सर बाद में देंगे, उसने फीस डिपॉजिट नहीं करवाई और एट द एंड तक उसने फीस डिपॉजिट नहीं करवाई, उसकी क्लासेस वगैरह सब ओवर हो चुकी है, फीस डिपॉजिट नहीं करवाई। क्या उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास में फीस रिसीव करने का राइट है या नहीं है? तो वो फीस उनके लिए इनकम कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? इनकम कहलाएगी सर। आई नहीं आई वो बात अलग है। हमारी साल भर की इनकम जब हम बोलेंगे तो इनकम में उस अमाउंट को भी ऐड करेंगे। नहीं आया वो एक अलग चीज है, पर आपने कमाया तो है, आपकी कमाई तो हुई है। दे देगा या नहीं देगा वो बात की बात है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी इनकम कब होगी। इनकम तभी होगी जब हमें उसे रिसीव करने का राइट आएगा। आपने सर सामान उधार पे बेच दिया, आपने सामान उधार पे बेचा, आपको इनकम रिसीव करने का राइट है या नहीं है, पैसा लेने का राइट है या नहीं है? आपने उधार पे बेचा पर आपके पास पैसा रिसीव करने का राइट है। तो इसीलिए हम लोग उधार पे जब सामान बेचते हैं तो इसीलिए उसकी अपनी इनकम मान लेते हैं, उस सेल को अपनी इनकम मान लेते हैं। आई बात समझ में? ध्यान से सुनना क्या बोला है। रेवेन्यू इनकम शुड बी कंसीडर्ड एज रियलाइज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू एंड राइट टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड। राइट आ चुका है सर। अभी वापस बता देता हूं क्या बोल रहे थे। मान लीजिए आपने सामान उधार पे बेचा, ए ने बेचा उधार पे बी को, मिस्टर ए ने उधार पे सामान बेचा मिस्टर बी को। इसे रिकॉर्ड कब करेंगे? अक्रूवल असम्पशन क्या बोलता है? जब ट्रांजैक्शन हो तब रिकॉर्ड करना है। सिंपल सी चीज है। वही चीज रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी बोलता है क्या कि सर आपने इसको उधार पे सामान बेचा, आपको बी से पैसा रिसीव करने का राइट है या नहीं है? किस चीज का? सेल्स का। तो आप आज ही आज सामान बेचा तो सेल्स को आज ही आप अपनी इनकम मान लो। लेट अस सपोज आपने सामान बेचा सर 25 मई को। कितनी तारीख को बेचा? 25 मई को सामान बेचा। और पैसा भले बाद में कभी भी आए, पर जिस दिन सेल हुई है उसी दिन आप अपनी इनकम रिकॉर्ड कर देंगे, उसी दिन आप अपनी बुक्स में लिख देंगे कि हमारी सेल हो चुकी है। पैसा आए नहीं आए वो बात की बात है। सेल्स मतलब रेवेन्यू हो गया एक तरह से। तो हम लोग सेल्स कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हमारे पास पैसा रिसीव करने का राइट आएगा तब हम लोग सेल रिकॉर्ड कर देंगे। आई बात समझ में? देखिए वापस देखना क्या बोला है। रेवेन्यू शुड बी कंसीडर्ड एज रियलाइज्ड व्हेन ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू एंड राइट टू रिसीव the amount is established। आई बात समझ में? नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग द इनकम एंड रिसीट ऑफ अमाउंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इनकम को रिकॉर्ड करना और पैसा आना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनकम को रिकॉर्ड करना और पैसा आ जाए दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज आपने सामान बेच दिया तो हम तो एक बार तो लिखेंगे कि सर सामान सेल हो चुकी है हमारी। अगर कोई हमसे पूछेगा आपकी साल भर की सेल कितनी है तो उसमें अमाउंट जोड़ के बताएंगे, पर पैसा आए या नहीं आए वो बात की बात है। बाद में डूब भी गया तो भी साल भर की सेल तो पूरी कहलाएगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट, लास्ट प्रिंसिपल वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं इस तरह की कुछ चीजें, वापस दिखा देता हूं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको जब आप रिकॉर्ड करें तो आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना जरूरी है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूरी है। आप मान लीजिए बिजनेस में कोई सेल कर रहे हैं, बिजनेस में कोई परचेस कर रहे हैं, किसी चीज का एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं आप, अगर आप कुछ भी अमाउंट पे कर रहे हैं तो आपके पास, या कुछ भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स में, तो उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। देखिए क्या लिखा है, ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंसेस दैट इज वाउचर्स। हम लोगों ने जो वाउचर की डेफिनेशन देखी थी मैंने आपको बताया था, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन बिना वाउचर बिना एविडेंस के रिकॉर्ड नहीं होगा। आई बात समझ में? आप कुछ भी रिकॉर्ड करें, चाहे आप बोले कि सर मैंने किसी को सैलरी का पेमेंट किया, चाहे आप बोले सर मैंने किसी को इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया, मैंने रेंट का पेमेंट किया, किसी भी चीज का आप पेमेंट करें या कोई भी ट्रांजैक्शन करें, आप बोलते मैंने सेल करी है, आप बोलेंगे मैंने परचेज करी, कुछ भी किया है आपने बिजनेस में, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हो ना, तो रिकॉर्डिंग के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ होना जरूरी है, और वो प्रूफ वाउचर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाउचर्स। सही बात समझ में? एक बार फटाफट ये नोट डाउन करिए पॉज करके।
फास्ट, इसे नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं अपन फास्ट। देखिए हम लोगों ने आज 4 प्रिंसिपल्स पर डिस्कशन किया और यहां पे हमारे प्रिंसिपल्स कंप्लीट होते हैं। आज हम लोगों ने बात करी हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, डुअलिटी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और लास्ट प्रिंसिपल वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव। चारों प्रिंसिपल बहुत इजी हैं। चारों प्रिंसिपल्स एक बार आप वापस देख लीजिए, अगर आपको डाउट लगता है कुछ भी तो एक बार प्लीज आप वीडियो वापस देखिए। ये चैप्टर हम लोग यही एंड करेंगे। इसमें कुछ एक थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी आपके हैं बुक के अंदर आपको मिलेंगे, जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS और इनसे रिलेटेड आपको कुछ थ्योरी मिलेगी। बट वो थ्योरी अभी आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे हम लोगों को बहुत कम लिंक मिलेगा कहीं पे भी, और अगर कहीं कुछ लिंक आता भी है तो मैं आप लोगों को वहां क्लियर कर दूंगा। तो हम लोग ये चैप्टर यही ओवर करेंगे। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से शुरू, अकाउंटिंग इक्वेशन से शुरू करेंगे। यहां पर हम लोगों का ये चैप्टर ओवर होगा। अगले वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं पर कोई भी दिक्कत आई हो, जहां पे हम लोगों ने असम्पशंस पढ़े, कंसेप्ट्स पढ़े, प्रिंसिपल्स पढ़े, अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी गिवन है, मैं पहले भी बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक गिवन है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट 11th कॉमर्स के ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है, जहां पर आपको आपके डाउट्स और आपकी क्वेरीज के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, नोट्स, वर्कशीट, असाइनमेंट, सब चीज आपको वहां अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन होना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप लिंक पे क्लिक करें और ग्रुप ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।